तो करंटली इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आज हमारे पास आ चुकी है। ये है इसकी चाबी। आज इस गाड़ी का मैं फुल टेस्ट करने वाला हूँ कि इसके अंदर हमें कितनी रेंज देखने को मिलेगी, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, 0 से 100, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, सस्पेंशन, जितने भी टेस्ट मैं कर सकता हूँ मैं करने वाला हूँ। और इसे मैं काफ़ी अच्छा खासा चला रहा हूँ, 100-150 किलोमीटर तो इसे चलाना ही है मुझे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसके पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर आप इस गाड़ी को लेने को सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितने भी मैं टेस्ट करूँगा सबके टाइम स्टैम्प आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है क्लिक करके देख लो, नहीं तो मैं कहूँगा पूरी वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हाँ, मेरा नाम तरुण है, आप ईवी ज्ञान चैनल देख रहे हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले टेस्ट से। ओके, तो सबसे पहले क्विक वॉक अराउंड बता देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लेकिन यहाँ पे क्विकली हम देखने वाले हैं। एक चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में गलत बोल दी थी कि ये भी DRL है, लेकिन नहीं, टाटा मोटर्स ने पिछली 5 ईवी के अंदर ये दी थी, इस बार इन्होंने इसे हटा दिया है। साइड में जो DRL आप देख रहे हो यही आपको देखने को मिलती है, जो कि इंडिकेटर्स का भी काम करती हैं। इंडिकेटर्स आपको शीशे में भी देखने को मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका जो व्यू है ख़राब हो गया, फ्रंट वाला मज़ा नहीं आया वगैरह वगैरह। देखो, अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मैं आपको साफ साफ बताऊँ, वो वाला जो डिज़ाइन था थोड़ा सा आप कह सकते हो एग्रेसिव था, ये वाला थोड़ा मॉडर्न है। लेकिन स्लीकनेस इस वाले वेरिएंट के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है और देखने से लगता भी है कि ये एक ईवी जा रही है। एक चीज़ और है, जो ग्रे वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ ईवी स्पेसिफिक रखा गया है। जो इनका आइस वेरिएंट आता है उसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, साइड में भी और पीछे भी। 16 इंच के व्हील हैं, अपोलो के टायर है, 195/60 का टायर है। यहाँ पे आपको ग्रे क्लैडिंग देखने को मिलती है, जो मैं कहूँगा ठीक है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, ना बेकार लग रही है, ठीक ठीक लग रही है। अगर ये चीज़ थोड़ी कम होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। पीछे वाले एरिया में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई है, ये पहले के मुकाबले डेफिनेटली अच्छा लगता है। पहले जो लाइट सेटअप था वो इतनी सी जगह में था और वो थोड़ा ओल्ड भी लगता था, लेकिन अब क्या है, कनेक्टेड टेल लाइट इन्होंने डाल दी है, प्लस यहाँ पे इन्होंने सिल्वर कलर की स्किड प्लेट डाल दी है, जो कि अगेन और भी प्रीमियम लग रही है। गाड़ी के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले की में आपको वही 4 बटन देखने को मिलते हैं, लॉक, लाइट, बूट स्पेस और अनलॉक करने का बटन। बाकी यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, देखो, स्टीयरिंग व्हील ऑन कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वही टाटा का, जैसा पुराने वाली पंच में आता था वही का वही है, वही बटन देखने को मिल जाते हैं। ये वाले बटन्स भी इन्होंने सारे बदल दिए हैं, जो कि पुराने वाले के मुकाबले काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इनकी लुक अच्छी है और हमने इन्हें चला के देखा है, रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत हमें नहीं आई है। बाकी जो मेन चेंज आया भाई वो पूरे इंटीरियर के अंदर आया है। पहले हुआ करता था ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन, अब आपको दिख रहा होगा ये ग्रे है, ये थोड़ा लाइट वुडन ग्रे कह लो आप, और ये प्रॉपर वाइट हो जाता है, यही कॉम्बिनेशन हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको लेदर सीट देखने को मिलती है। और एक चेंज जो है वो यहाँ पे अब आपको 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि फास्ट है। और एक पीछे भी आपको पोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि 15 वॉट का है। इसके अलावा तो भाई मेन सारी चीज़ें वही की वही हैं, जैसे पहले वाली 5 ईवी में आती थी। बाकी फ्रंट में आपको फ्रंक देखने को मिलता है, ये आवाज़ अपनी AC की आ रही है, फुल पे हमने कर दिया है धूम में। ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन आई थिंक पोर्टेबल चार्जर यहाँ पे ईजिली आ जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने जो अपना नया सिस्टम डाला 6-in-1, वो आपको यहाँ पे शायद से दिख जाए, जिसके अंदर इन्होंने कई सारे मेजर कंपोनेंट्स को ऐड करके एक यूनिट बना दिए, जिसे 6-in-1 यूनिट बोल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लिए इसे बनाना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इसे फिट करना भी आसान हो गया। और ये रहा भाई बूट स्पेस, जहाँ पे हमने, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा आपको, हमने सारा सामान यहाँ पे ठूस रखा है। कुल मिला के 360 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है। बूट स्पेस पे कोई भी चेंजेस नहीं है। कितना प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, आई थिंक यहाँ पे 2 बड़े बैग तो आ ही जाएंगे, 2 नहीं तो फिर एक बड़ा एक छोटा आ जाएगा, डिपेंड करता है आप कैसे रखते हो। हमारा तो ये बिखरा हुआ सामान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, सेगमेंट के हिसाब से गुड। ओके, तो चलने से पहले मैं ट्रिप A को 0 कर देता हूँ भाई। यहाँ पे आपको देखिए ट्रिप A, और लॉन्ग प्रेस करके ये हो जाएगी यस, तो 0 हो चुकी है। स्टेट्स देख लो, 100% है, रेंज दिखा रहा 357। ट्रिप A, चलो चलते हैं। ओके, तो अब रेंज स्टेटस बताऊं तो जो बैटरी है वो 91% है। इको मोड में मोस्टली मैं चलाऊं, बीच बीच में तो मैंने थोड़ा बहुत चेंज भी करा है। और अभी जो रेंज दिखा रहा है वो है 292 किलोमीटर। और अगर मैं रीजन को बढ़ा देता हूं, यहाँ मैंने 0 कर रखा है अभी, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ 1 पे, तो हमारी रेंज 6 किलोमीटर बढ़ गई, और बढ़ा दूँ तो 2 किलोमीटर और बढ़ गई। कुल मिला के जो टोटल रेंज दिखा रहा है 91% में 299 किलोमीटर, हाई रीजन इको मोड में। अब आगे 50% तक अब देखते हैं कि भाई कितनी रेंज हमें मिलती है। साथ ही में टाटा ने यह भी बताया कि इस गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है
वो फ्रंट में 55 है, रियर में 45 है, और इसे इंटेंशनली डेलिबरेटली किया गया है ताकि गाड़ी सिटी के अंदर काफी एजाइल भी हो, और जो कि फील भी हो रहा है। ओके, थोड़ी परफॉर्मेंस चेक कर ली जाए 0 से 100 स्पोर्ट्स मोड में। ये हमने स्पोर्ट्स मोड डाल दिया है। 1 2 3 गो। अंडर डन। तो काफी क्विकली कर लिया। एग्जैक्टली मुझे टाइम तो याद नहीं है, आपको डिस्प्ले पे दिख गया होगा। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे ओवरऑल डिसेंट लगी है, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकती थी। इनिशियल बाइट मुझे थोड़ा सा कम लगा है, वो थोड़ा और शार्पर हो सकता था। तो अब हम सिटी में चला रहे हैं, सिटी मोड के अंदर। अभी तक हम इको में चलाते लाए थे, और सिटी के अंदर वैसे तो इको मोड ठीक है, आपको मज़ा आएगा, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ थोड़ा सा गैप फिल करने के लिए, वहाँ पे इको मोड थोड़ा कम सफिशिएंट लगता है। फिर मुझे सिटी मोड ज़्यादा बेटर लग रहा है। इको मोड में अगर आपको तेज चलानी है तो आपको पंजा ज़्यादा दबाना पड़ता है बिल्कुल एंड तक, जबकि सिटी में थोड़ा सा दबाते कम चल जाता है। अब सिटी के अंदर रीजन 3 बहुत अच्छी तरीके से काम करता है भाई। जैसे मेरे आगे स्कूटी चल रही है, अंकल चला रहे हैं, जैसी वो मंदी करते हैं ना, मैं बस रेस से पैर छोड़ देता हूँ और अपनी गाड़ी रुक जाती है। जितनी रोकनी होती है उतनी रुक जाती है, तो काफी हेल्पफुल होता है। वन पेडल ड्राइव की तरह आप कह सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा आप केयरफुल जरूर रहना, बिल्कुल इसके भरोसे भी नहीं रहना है। ब्रेक पे भी पैर आपको मारना पड़ सकता है अगर बंदा एकदम से रुक जाए। सिटी में आप थोड़ी सी रेंज एक्सपेक्ट करना ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये रीजन जो है काफी अच्छी एनर्जी वापस बैटरी में डालता है, जिससे आपको ओवरऑल ज्यादा रेंज मिलेगी। हाईवेज पे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली इको से स्विच करना पड़ेगा। इको में मज़ा आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है, और यहाँ पे मैंने इको चेंज कर दिया है, और मैं रीजन भी हटा दूंगा। मुझे रीजन थोड़ा कंट्रोलिंग ज़्यादा लगता है। सॉरी, इधर से हटता है, और मैंने अभी से कर दिया है स्पोर्ट्स मोड में। रेंज कम मिलेगी, लेकिन ठीक है, हाईवे पे आपको स्पोर्ट्स में चलानी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सिटी भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर ओवरटेकिंग में आपको जब हाई स्पीड पे चलाओगे थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। आप स्पोर्ट्स पर रखो, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपेयर करते हो, ये सिर्फ मैं ईवी को कंसीडर करके बोल रहा हूँ, अगर आप किसी पेट्रोल गाड़ी से कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं होगी इतने रुपए में जो 0 से 100 9 सेकंड के अंदर चली जाए, प्लस इतनी पावर दे रही हो। इसके अंदर भी हमें 128 हॉर्स पावर देखने को मिलती है, और 154 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि बहुत अच्छा हो जाता है इस प्राइस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। इवन आप मान लो 10,90,000 जो 40 किलोमीटर का बेस वेरिएंट आता है, वहाँ भी आपको सेम पावर देखने को मिलेगी। तो इस सेगमेंट में तो कोई भी गाड़ी नहीं है जो इतनी पावर दे दे। राइड क्वालिटी और कंफर्ट की बात करें तो सस्पेंशन सिस्टम वेल ट्यून्ड है। खराब रोड गड्ढों में इजीली कार निकल जाती है, प्लस गाड़ी के अंदर आपको कोई झटके महसूस नहीं होते हैं, और सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टर साइड होने के बावजूद गाड़ी कहीं भी अनस्टेबल या फ्लोटी फील नहीं होती है। स्टीयरिंग व्हील का जो फील है वो आपको ट्रैफिक कंडीशन में काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा लाइटर साइड पे है। इजी टू मनूवर है सिटी के अंदर। पार्किंग में गाड़ी लगाना, यू टर्न लेना काफी ईजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी की आप स्पीड बढ़ाते हो, स्टीयरिंग व्हील में थोड़ा सा वेट ऐड हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाओगे तो आपको थोड़ा स्टीयरिंग व्हील लाइट फील होगा। सीट कंफर्ट की बात करें तो कुशनिंग जो है थोड़ी फर्म साइड पे है, जो कि लॉन्ग जर्नी में अच्छा सपोर्ट देती है। मैंने गाड़ी को 120-130 किलोमीटर चलाया है, मुझे कोई भी नोटिसेबल डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। और पीछे जब मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे बताता हूँ कैसा फील हो रहा है भाई। विजिबिलिटी वाइज मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा क्लैस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत इसमें हेल्प सनरूफ भी कर देती है। बैठना पीछे कंफर्टेबल है मेरा। एक बार आप थाई सपोर्ट चेक कर सकते हो। मैंने टांगे बिल्कुल आगे कर रखी हैं और मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। मेरी 5'9" हाइट है। सीट भी मैं कहूँगा अच्छी खासी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मेरे जैसे तो 3 बंदे आ जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा पतला हूँ भाई। अगर कोई बहुत तगड़े तगड़े चौड़े चौड़े बंदे आते हैं तो 2 ही बैठ पाएंगे। बाकी तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लगा नहीं। हेडरेस्ट भी अच्छा खासा है, बीच वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। बाकी आर्म रेस्ट अगर थोड़ा कंफर्टनेस को और बढ़ाना है तो इसे हम ऐसे नीचे कर सकते हैं, तो कंफर्ट में थोड़ा और एडिशन हो जाता है। बाकी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से मैं कह रहा हूँ फैमिली इजीली बैठ जाएगी पीछे। बस हाँ, फ्रंट वालों को थोड़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है वेंटिलेशन की, जो पीछे नहीं है। अगेन वो इस सेगमेंट में पीछे दी भी नहीं जा सकती है। बाकी यहाँ पे सब कुछ कंफर्टेबल है, मैं कहूँगा गुड। और भाई जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी बहुत बेहतरीन है। एक बार सुनो, अभी म्यूजिक मैंने
14 पे कर रखा है, 15 हाफ है ये। अब फुल चलाता हूँ। फुल है। फाइव स्टार भाई म्यूजिक सिस्टम के लिए बेहतरीन। लेकिन जो मेन चेंज आया भाई वो आया बैटरी पैक के अंदर। पहली बात तो बैटरी पैक बढ़ाने के बाद भी इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस को 5 mm से बढ़ा दिया है। इवन जो इनकी नई वाली आइस आई है ना, उसके अंदर 193 mm है, पुरानी वाली में 190 था, इसके अंदर 195 mm है। यानी पहले के मुकाबले स्पीड ब्रेकर्स पे कम टकराएगी। प्लस जो नया बैटरी सेल आया भाई उसके अंदर जो गेम चेंजिंग चीज़ है वो ये है, पहले सिलेंड्रिकल सेल का यूज़ होता था, जिसके वजह से बैटरी पैक उतना डेंस नहीं था। डेंस का मतलब आप सीधे समझ लो कि इतने बड़े बैटरी पैक में कितनी एनर्जी आती है। पहले वाले में कम आती थी, इस वाले में ज़्यादा आती है, जिसके वजह से जो डेंसिटी है वो 10% बढ़ गई है, चार्जिंग जो है वो 25% बढ़ गई है, इसके अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी या फिर रेंज बोल लो सीधा सीधा, वो 15% बढ़ गई है। सिंपल वर्डों में समझाऊं ना तो ये वाले जो सेल्स हैं ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, नए जमाने की टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से टाटा इसके ऊपर अनलिमिटेड वारंटी दे रहा है सिर्फ 40 किलोमीटर वाले बैटरी पैक पे। चार्जिंग की बात कर लेते हैं भाई। चार्जिंग इंप्रूव हुई है बिकॉज यहाँ पे नया बैटरी पैक आया है, प्रिज्मेटिक सेल्स का यूज़ यहाँ पे इन्होंने करा है, जिसके वजह से जो फास्ट चार्जिंग है वो 25% तक इंप्रूव हो गई है। जिसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको। पहले वाली जो 5 थी वो 10 से 80% चार्ज होने में लगभग 50 मिनट लेती थी, ये वाली 10 से 80% चार्ज होने में लेगी सिर्फ 30 मिनट। 20 मिनट यहाँ पे कमी आ गई है चार्जिंग टाइम में, और जो 20 से 80% की टाइमिंग है वो है सिर्फ 26 मिनट। एक चीज़ जो टाटा ने क्लेम करी है कि 15 मिनट की डीसी फास्ट चार्जिंग 65 किलोवाट के चार्जर से करने से आपको रियल वर्ल्ड की 135 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। बहुत अच्छी चार्जिंग स्पीड है भाई। किसी दुकान पे अगर रुक के आप कुछ खाना भी खाते हो उसमें भी 15-20 मिनट लग जाते हैं, इतने में गाड़ी आपकी 135 किलोमीटर के लिए चार्ज हो। सेफ्टी की बात करें तो पंच ईवी ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड है, प्लस बेस वेरिएंट में भी आपको 6 एयर बैग, ESP, ABS विद EBD, आइसोफिक्स और IPTPMS, यानी कोई से वेरिएंट ले लो, गाड़ी अच्छी खासी सेफ है। ओके, तो रेन टेस्ट भाई कंप्लीट हो चुका है और फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अपनी जो बैटरी है वो है 50%। अब हमने जो स्टार्ट करा था वो 100% पे करा था। आपको रेंज दिख रही होगी 179 किलोमीटर की, यानी 180 मान लो। इसका मतलब तो 360 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि गाड़ी हम चलाते हैं स्पेशली ऐसी गर्मी में एसी में। तो मैं एसी ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एसी ऑन करा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा 157 किलोमीटर ये रेंज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, एक बार एसी ऑफ कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि 15 दूनी 30 और 7 और 7 14, 314 किलोमीटर की ये रेंज बता रहा है। ये गाड़ी इजीली 355 इवन 360 भी दे देगी, डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। हमने इस गाड़ी को बीच में एक्सटेंशन टेस्ट भी करा, सिटी में भी चलाया, स्पोर्ट्स में भी चलाया, और जो हम अपने टेस्ट करते हैं वो भी करे। एसी को भी हमने डिफरेंट सेटिंग्स पर रखा था, बीच में 18 करा, फिर 22, फिर 24, मोस्टली 24 पे ही रहा था। सीट वेंटिलेशन को भी ऑन रखा था, और कुल मिला के हम 2 बंदे थे। तो इतनी सेटिंग्स के बाद हमें ये वाली रेंज आई है। हालांकि इससे ज़्यादा रेंज आपको रियल लाइफ में मिल जाएगी। जो टाटा क्लेम कर रहा है 355 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज या फिर C75 रेंज, वो इजीली अचीवेबल है अगर आप नॉर्मली चलाते हो इको मोड के अंदर, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे मोस्टली इको मोड में चलाया है, बीच बीच में अपनी टेस्टिंग करी है। बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स की और फाइनल कंक्लूजन की। तो पॉजिटिव में सबसे पहला होगा भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस। इस सेगमेंट के अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देता है, पेट्रोल तो छोड़ ही दो, ईवी के अंदर भी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इस प्राइस पे ऐसी परफॉर्मेंस दे दे। गाड़ी की राइड क्वालिटी प्लस सस्पेंशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। गाड़ी इवन हैंडलिंग के मामले में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सेगमेंट में आई थिंक ये बेस्ट हो जाती है। गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। इस प्राइस के अंदर आपको ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी रेंज, ऐसा बैटरी पैक प्लस लाइफ टाइम वारंटी कोई भी नहीं दे रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का 195 mm है। कई टूटे फूटे रास्तों में से भी हमारी गाड़ी इजीली निकल गई, प्लस वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी इन्होंने अब 450 mm कर दी है। नेगेटिव में सबसे पहला है बेस वेरिएंट या फिर 30 किलोवाट आवर में आपको इको मोड नहीं मिलता है। टेस्टिंग के दौरान 2-3 बार हमारा गियर सेलेक्टर काम नहीं कर रहा था, जैसे ही हमने गाड़ी को रिस्टार्ट करा वो चलना स्टार्ट हो गया। और सबसे बड़ा नेगेटिव मैं कहूंगा भाई रियर वे एसी वेंट का मिसिंग होना, जो कि फैमिली के कंफर्ट को थोड़ा सा खराब करेगा। मेजर नेगेटिव में यही हो जाता है। बाकी
अगर मैं थोड़ा पिन पॉइंट करूं, अगर मैं ढूंढना ही चाहूं नेगेटिव, तो हाँ फिट एंड फिनिश में थोड़ी बहुत मेरे को देखने को मिला। जैसे कि सीट का जो कवर था उसकी चैन थोड़ी सी हमें दिख रही थी, अगर वो छुपा दी जाती तो और अच्छा होता। लेकिन हाँ फिर सेगमेंट देख लो, प्राइस देख लो, अगर प्राइस वैल्यू फॉर मनी आपको दिख रही है तो ये चीज़ें नज़रअंदाज की जा सकती हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ें कितनी चुभती है या फिर आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता देकर अपने ओपिनियन की बात करूँ, अगर मुझे रेट करना हो टाटा की अब तक की किसी भी ईवी को वैल्यू फॉर मनी के टर्म्स में, ये गाड़ी भाई सबसे ऊपर आती है। इससे पहले चाहे वो नेक्सॉन हो या फिर इवन ये वाली गाड़ी जो पहले आती थी वो उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं थी, ये वाली डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी बन गई है, जिसकी वजह से नेक्सॉन ईवी की सेल पे भी खतरा आएगा, प्लस इनकी टियागो ईवी पे तो आएगा ही आएगा। ये प्रोडक्ट मैं कह सकता हूँ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंडियन ऑडियंस बहुत टाइम से डिमांड कर रही थी। तो प्रोडक्ट वाइज तो यहाँ पे टाटा ने बिल्कुल किल कर दिया है। हालांकि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे कॉमेंट से बहुत देखने को मिलती है कि भाई टाटा को सर्विस सुधारनी चाहिए। यस मैं भी बोलूँगा सुधारनी चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट वाइज अगर मैं इसके ऊपर ओपिनियन दूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी हो जाती है इस सेगमेंट के अंदर जो अभी तक इंडिया में लॉन्च हुई है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी मार देना। और मैं हूं तरुण, आप देख रहे थे ईवी ज्ञान। मिलते इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।